गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली बार अपन ने देखा था रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन एंड कैटेगरी ऑफ डेफिनेशन। कैटेगरी रेस्पिरेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, टाइप्स में 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। और ब्रीदिंग जो अपन बात करते हैं श्वसन, वो सामान्यतः बाह्य श्वसन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार की बातें अपन कर रहे थे। आज देखते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की कार्यकी क्या है, काम कैसे करते हैं लंग्स, ठीक है ना। तो कार्यकी देखने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया। उससे पहले अपन एक बात करते हैं कि जो लंग्स होते हैं वो संख्या में 2 होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट जो लंग होता है उसके 2 भाग होते हैं, राइट के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। दोनों लंग्स को अगर देखें तो उसमें जो बेसिक यूनिट होती है उनकी एल्वियोलार सैक्स होते हैं, मीन्स कूपिकाएं होती है, छोटी छोटी थैले जैसी संरचना है। दोनों लंग्स आपस में एक दूसरे से ट्रेकियल डक्ट से जुड़े होते हैं, जो एक बड़ी ट्रेकिया में खुलती है। ट्रेकिया जो होती है वो नेजल एपर्चर और माउथ एपर्चर दोनों की एक ग्लोटिस वाले पार्ट से जुड़ी हुई होती है। ग्लोटिस को कवर करते हुए एक संरचना पाई जाती है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। वो एपिग्लोटिस तक श्वास नली और खाद्य नली दोनों कॉमन होती है, लेकिन वहां से ग्लोटिस से होते एक ट्रेकियल ट्यूब अलग से निकल जाती है। वो ट्रेकियल ट्यूब आगे जाके 2 जो ट्रेकिया होता है ट्रेकियोल्स में डिवाइड हो जाती है। वो ट्रेकिया आगे जाके फर्दर डिवाइड होकर और छोटी छोटी नलियों में बदल जाती हैं। लास्ट में जो ट्रेकियल डक्ट्स होती हैं उनके जो लास्ट एंड होते हैं वो फूलकर एल्वियोलर सैक्स में, मीन्स कूपिकाओं में बदल जाते हैं। वो कूपिकाएं संरचना होती है जिनमें वो अपन जो श्वसन लेते हैं उसके द्वारा जो हवा अंदर जाती है उन कूपिकाओं में जाके भरती है। और उन कूपिकाओं की जो दीवार होती है वो स्क्वेमेज एपिथेलियम सेल से बनी हुई होती है। स्क्वेमेज एपिथेलियम सेल्स जो होती है उनकी जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल होती है, अर्धपारगम होती है, मीन्स उसकी मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेज का आदान प्रदान हो सकता है। और लंग्स में जो कूपिकाएं पाई जाती है उन कूपिकाओं की संख्या लगभग ह्यूमन बीइंग में 70 करोड़ के लगभग होती है। उन 70 करोड़ जो कूपिकाएं होती हैं वो 100 स्क्वायर मीटर के आसपास का एरिया बनाती है, मतलब उनका जो सरफेस एरिया है, सतह है, वो इतनी होती है। और उन सतह को ब्लड की मैक्सिमम सप्लाई होती है। ब्लड कैपिलरीज वहां ब्लड सप्लाई करती हैं। वहां ब्लड जो आप कहोगे कि कार्बोक्सीजनेटेड या वीनस ब्लड जिसे कहेंगे या अशुद्ध रक्त जिसे कहते हैं, वो पल्मोनरी आर्टरी से, हार्ट से और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा दोनों लंग्स को सप्लाई किया जाता है। दोनों लंग्स में वो पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो फर्दर डिवाइड हो जाती है और आगे जाके वो कैपिलरीज में या आर्टीरियोल्स में चेंज हो जाती है। वो कैपिलरी इन कूपिकाओं की दीवारों से पास में जुड़ी हुई होती है। तो कूपिकाओं के अंदर से जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है और ब्लड कैपिलरीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कूपिकाओं में आ जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। लेकिन एक जनरल सी बात है कि जो लंग्स होते हैं वो नेचर में कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होते, मतलब वो खुद से संकुचित नहीं हो सकते या नहीं फैल सकते। मीन्स उनमें जो मूवमेंट्स पाए जाते हैं लंग्स में वो थोरेसिक कैविटी की वजह से होते हैं। अपनी जो उधर गुहा है उस गुहा की वजह से होते हैं। हमारी बॉडी में अगर देखें तो 12 जोड़े रिब्स पाई जाती है। रिब्स आपस में पीछे की तरफ देखें, अगर डॉर्सल सरफेस की तरफ देखें तो वो वर्टिब्रल कॉलमन से या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है। और आगे की तरफ अगर देखें, ये मीन्स वेंट्रल सरफेस की तरफ अगर देखें अदर सतह पे, तो अदर सतह पर वो स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर एक रिब्स का केज जैसी संरचना बनी हुई होती है। वो पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से, आगे की तरफ स्ट्रक्चर स्टर्नम से जुड़ के और एक थोरेसिक कैविटी का निर्माण करती है। इस थोरेसिक कैविटी को देखें तो थोरेसिक कैविटी का जो नीचे वाला पार्ट है वो डायफ्राम के द्वारा रेखित होती है, जिसमें रेडियल मसल्स पाई जाती हैं। रिब्स के बीच में आपस में एक दूसरे को जोड़ती हुई इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती है। इंटर मतलब बिटवीन, और कोस्टा किसको, रिब्स को बोलते हैं। तो रिब्स को आपस में जोड़ती हुई इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर रिब्स की जो लंबाई और लंबाई को कम या अधिक करती है, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी जो होता है उसका वॉल्यूम कम अधिक होता है, ठीक है ना। अब थोरेसिक कैविटी का ऊपर वाला भाग देखें
तो वो ट्रेकियल वाले पार्ट से और आगे नेक से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से एक कैविटी का डेवलपमेंट होता है। इस कैविटी में लंग्स पूरी तरह भरे हुए रहते हैं। तो थोरेसिक कैविटी जैसे ही संकुचित होती है तो लंग्स के ऊपर दबाव पड़ता है। लंग्स के ऊपर दबाव पड़ता है तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ता है। वो प्रेशर हमारे जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में एयर का जो प्रेशर होता है उसकी तुलना में ज्यादा हो जाता है। तो हवा जो होती है वो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, मतलब लंग्स की कैविटी से और सराउंडिंग एनवायरनमेंट की तरफ जाएगी। जैसे ही वो मसल्स रिलैक्स होती हैं, ये पीछे की तरफ मूव करती हैं और वॉल्यूम जो होता है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, किसका? लंग्स का। तो लंग्स के अंदर जो एयर होता है उसका प्रेशर कम हो जाता है, किसकी तुलना में? सराउंडिंग एयर की तुलना में। तो जो सराउंडिंग एयर में ज्यादा प्रेशर है वहां से अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हवा किधर चली जाएगी? लंग्स के अंदर। तो इस प्रकार से थोरेसिक कैविटी में जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, उसके बाद डायफ्राम में पाए जाने वाले रेडियल मसल्स, ये सब मिलके और एक प्रेशर जनरेट करती हैं और उस प्रेशर की वेरिएशन की वजह से, भिन्नता की वजह से हवा अंदर जाती है शरीर के अंदर और बाहर निकलती है। तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो प्रेशर की वजह से होता है। और वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? रिब्स में पाए जाने वाली मसल्स, आपकी वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और स्टर्नम के अलावा नेक और ये जितने भी बॉडी में मसल्स पाई जाती है उनके द्वारा। अब हम बात करते हैं कि जो हवा हमारे अंदर गई लंग्स के अंदर वो कूपिकाओं में भरती है तो उसमें कितना प्रेशर, मतलब उसकी फिजियोलॉजी क्या है एक्सचेंज होने की, किसके बीच में? एल्वियोलर सैक और ब्लड के बीच में। तो यहां पर इस डायग्राम में मैंने रेड से जो ये इस तरह से बनाया है, ये एल्वियोलर सैक है। क्या है? एल्वियोलर सैक, मतलब कूपिका है। किसकी? लंग की एक कूपिका को रिप्रेजेंट किया है। इधर जो यहां पर यू शेप की ये बनाइए, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है किसकी? आर्टेरियोल को और वेन्यूल को। ठीक है, अब आर्टेरियोल को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टरी की अगर बात करें तो उसमें अशुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी वेन की बात करें तो उसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब पल्मोनरी आर्टरी की एक फाइन कैपिलरी जिसको आर्टेरियोल कहेंगे, उसमें वीनस ब्लड, अशुद्ध रक्त अंदर आता है। ठीक है, उस अशुद्ध रक्त का अगर देखें गैसियल प्रेशर तो ऑक्सीजन जो होती है वो 40 mmHg। कितना प्रेशर होता है? 40 का। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 46 mmHg। ये ब्लड कहां से आ रहा है? बॉडी से या सेल से या टिश्यू से। मतलब आपके शरीर से जो अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड या उसको कहेंगे अपन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इकट्ठा करके कहां भेजा जाता है? हार्ट को। हार्ट में से वो अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहां भेजा जाता है? लंग्स को। तो जो रक्त अशुद्ध है, मींस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, उसको कहां भेजा गया? लंग्स को। तो लंग्स में जो ब्लड एंटर कर रहा है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है? 46। ठीक है ना। अब ये ब्लड कैपिलरी के अंदर जब बहता है तो ये एल्वियोलर सैक के साथ में यहाँ इन दोनों की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है, यहाँ भी एपिथेलियम पाई जाती है। इन दोनों कोशिकाओं की झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम होती है और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। यहां पर जो हवा भरी हुई है इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? 107। और इसके साथ जो रक्त यहां पर बह रहा है उसमें कितना है ऑक्सीजन का प्रेशर? 40। तो 107 जो है वो 40 की तुलना में ज्यादा है। ठीक है ना। तो यहां पर अधिक प्रेशर से, अधिक दाब से कम दाब की ओर ये ऑक्सीजन यहां से विसरित होकर और कहां आ जाएगी? ब्लड के अंदर। तो इस एल्वियोलर सैक की एयर से, जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, किसकी तुलना में? ब्लड की तुलना में। वो 107 की तुलना में कितना है? 40 mmHg। तो यहां से ये ऑक्सीजन विसरित होकर विसरण द्वारा और किसमें आ गई? यहां पर ब्लड में। तो धीरे धीरे करके वो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रेशर है यहाँ पर? 46 mmHg, क्योंकि अशुद्ध रक्त है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। और इधर कितनी है? 36। कितना डिफरेंस है? 10 का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो CO2 यहां से ब्लड से निकल के और कहां चली गई? एल्वियोलर सैक में। तो इन दोनों के बीच में प्रेशर के अकॉर्डिंग
एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा इस कूपिका में ज्यादा है, ब्लड में कम है, तो अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ, मतलब अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ कौन आ जाएगी, ऑक्सीजन। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो यहां से अधिक से कम की तरफ किधर चली जाएगी, ब्लड से कहां आ गई, एल्वियोलर सैक में। तो दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये फिजियोलॉजी है एक्चुअली, ये कार्य है कि किस प्रकार से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन काम करता है, वो किसके हिसाब से काम करता है, प्रेशर के हिसाब से, कि किसका प्रेशर ज्यादा है। और क्योंकि इन दोनों की जो दीवारें हैं, इन दोनों का अलग अलग करने वाली जो दीवारें, दोनों की दोनों जो कोशिकाएं हैं, उनकी मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य है, और इन गैसेज के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनके लिए वो पारगमन का काम करती है, मीन्स उनके लिए परमिएबल है। तो इनके दबाव के हिसाब से अधिक दबाव से कम आधा, या हाई कंसेंट्रेशन टू लो, अधिक सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और गैसेज का एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता है, यहां पर निम्न सांद्रता है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता कहां से आ गई, कूपिका से रक्त में। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा है, तो ये उच्च सांद्रता, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता कम है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, यहां से मीन्स जो हवा कूपिकाओं में भरी हुई थी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, वहां से वो ऑक्सीजन निकल के सांद्रता के हिसाब से कहां चली गई, ब्लड के अंदर। और जो ब्लड बॉडी से आया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी थी, 46 mmHg, वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल के कहां चली गई, एल्वियोलर सैक में। तो इस प्रकार से ये लंग्स काम करते हैं, या लंग्स की दीवारों में पाई जाने वाली जो कूपिका होती हैं और ब्लड कैपिलरी होती है, वो दाब के हिसाब से, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, सांद्रता के हिसाब से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता गैस का एक्सचेंज हो जाता है, किस किसके बीच में, ब्लड कैपिलरी और एल्वियोलर सैक, या उसमें पाई जाने वाली कूपिकाओं के अंदर। तो लंग्स की कूपिका और एक कैपिलरी के बीच में आदान प्रदान होने से जो रक्त यहां आया था, जिसको आपने अशुद्ध रक्त कहा था या डीऑक्सीजनेटेड रक्त कहा था, वो यहां से निकलते निकलते और कैसा हो जाएगा, शुद्ध रक्त। और उसमें कितना, 107 mmHg कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन, और 46 की जगह कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से रक्त का शुद्धिकरण होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड या शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड है, यही फिजियोलॉजी है। यहां से फिर ये ऑक्सीजन किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके और क्या बना लेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, किसमें चेंज हो जाएगी, ऑक्सो हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड कहां जाएगा, हार्ट में। और हार्ट में जब हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, इसको पंप करके और फिर पूरी बॉडी टिश्यू, बॉडी के सारे ऑर्गन्स, सारे टिश्यू, सारी सेल्स तक पहुंचाएगा। वहां सेल में जाने के बाद ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसमें टूट जाएगी, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आएगी। सेल रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज के साथ मिलके और ये किसके में बदल जाएगी, एटीपी में, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या होगा, CO2, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां फ्री हुई ऑक्सीजन के साथ मिलकर और क्या बना लेगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वापस कहां जाएगा, हार्ट को। तो ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त ब्लड है उसको बोलेंगे अपन अशुद्ध रक्त। और उस अशुद्ध रक्त को वेन्यूल्स के द्वारा कलेक्ट करके वेन्स में जाती है, वो वेन्स सुप्रावेन्यू के द्वारा कहां चली जाएगी, हार्ट में। और वो हार्ट पंप करके वापस उसको कहां भेज देगा, लंग्स में। तो लंग्स में फिर से प्योरिफिकेशन होगा। तो इस प्रकार से ये श्वसन का काम करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।